गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर बच्चों हमने बात की थी बेकिंग पाउडर तक हमने ये पढ़ लिया था लास्ट वीक के अंदर। आज जो नया टॉपिक जो मैं शुरू करूँगा वो है हमारे पास में यहाँ पर वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे हम? वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको नाम पता ही वॉशिंग सोडा का क्या नाम है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और वो भी कैसा? डेका हाइड्रेट। मतलब ये फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। तो आज हम बात करेंगे किसकी? तो वॉशिंग सोडा की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते जाना क्या है इसका तरीका, प्रिपरेशन क्या है। तो हम पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो देखो, वॉशिंग सोडा जो है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो की जाती है बेकिंग सोडा या दूसरा नाम क्या था इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बोलता है कि सर यहाँ पर वॉशिंग सोडा की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो किससे की जाती है? बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से बेकिंग सोडा से हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा मिलता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि बेकिंग सोडा का जो हमने प्रिपरेशन किया था, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करी थी, उसके लिए हमने एक मेथड यूज किया था। उस मेथड का नाम था सोल्वे प्रोसेस। क्या नाम था? सोल्वे प्रोसेस के बारे में हमने क्या किया था, वहां पर बात की थी। तो सोल्वे प्रोसेस के थ्रू हमने कैसे क्या बनाया? बेकिंग सोडा बनाया। तो वो क्या था कि जब हमने एक साल्ट, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनिया प्लस में वाटर के साथ जब करवाई ना, तब मुझे क्या मिला वहां पर? इस सोल्वे प्रोसेस के थ्रू अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड और दूसरा क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपने को क्या होता है यहाँ पर? ये ऑब्टेन हुआ। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि सब फिर ये तो बन गया, बेकिंग सोडा बन गया ना। तो ये आ रहा है बेकिंग सोडा के किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन से। बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिला? वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है यहाँ पर? ये वाला बेकिंग सोडा है। तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें NaHCO3, इसके ले लें 2 मॉलिक्यूल। ये है हमारे पास में बेकिंग सोडा। ठीक है, और क्या मिलेगा मेरे पास में? हीट किया हमने इसको और मुझे मिला सोडियम Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O। मतलब मुझे क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट मिला, और वो भी कैसा? एनहाइड्रस वाला। कैसा मिला? वो भी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला। ठीक है, तो ये कहता है कि इस प्रोसेस के थ्रू हमें जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो कैसा कार्बोनेट मिलता है? बोले इस प्रोसेस के थ्रू मुझे ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? ड्राई सोडियम कार्बोनेट मुझे इस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। और इस ड्राई सोडियम कार्बोनेट का एक पर्टिकुलर एक नाम और दे रखा है, इसको बोलते हैं हम सोडा एस। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम जो है, जो एनहाइड्रस वाले का, सोडा एस या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गई बात हमारे पास में। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि सर यहां पर हमें मिला सोडियम कार्बोनेट ये वाला। तो ये कहता है कि अगर मैं इस सोडियम कार्बोनेट का अगर फर्दर क्या करवा दूं? रिहाइड्रेशन करवा दूं। मतलब क्या करवा दिया जाए? इसका रिहाइड्रेशन करवा दिया जाए। तो भाई ये मैंने NH2 डाल दिया और क्या करवा दिया जाए,
अगर रीहाइड्रेशन मतलब फर्दर इसके अंदर H2O का एडिशन अगर करवा दिया जाए तो यहाँ पर ये एनहाइड्रस कार्बोनेट चेंज हो जाएगा हाइड्रस कार्बोनेट में। मतलब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कैसा मिला, डेकाहाइड्रेट मिला। डेकाहाइड्रेट कार्बोनेट अपने को क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट को, इस कंप्लीट कंपोजिशन को हम बोलते हैं क्या, वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने यहाँ तक कि भाई कैसे क्या चीजें अपने को यहाँ पर मिलती हैं कंपोनेंट के अंदर। और इसकी खास बात तो क्या होता है कि सर ये जो सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं ना, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब कार्बोनेट्स के अंदर अगर किसी के अंदर मैक्सिमम अगर सोल्युबिलिटी अगर है ना, तो वो किस में है, वाशिंग सोडा के अंदर। मतलब ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब जितने भी कार्बोनेट हमने पढ़े हैं उन कार्बोनेट के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी का कैरेक्टर अगर किसी में अगर है तो वाशिंग सोडा के अंदर क्या है, प्रेजेंस है। तो देख सिंपल सी बात थी कि हमने क्या कहता है कि सर यहाँ पर वाशिंग सोडा जो बनता है वो बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से वाशिंग सोडा बनता है। कैसे बनता है, तो वो सर बेकिंग सोडा जो है वो बनता है सोलवे प्रोसेस के थ्रू। और सोलवे प्रोसेस में क्या यूज किया गया था, जब टेबल साल्ट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर के साथ में करवाई जाती है तो मुझे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। और फिर कहता है कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दूं तो मुझे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसको हम ड्राई सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसका एक नेम और है जिसको हम बोलते हैं सोडा एस या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। फिर क्या कहता है कि अगर मैं ड्राई सोडियम कार्बोनेट का अगर फर्दर क्या करवा दिया जाए, अगर रीहाइड्रेशन करवा दिया जाए तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, डेकाहाइड्रेट या हाइड्रेट वाला कंपोनेंट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा बोलते हैं। और जितने भी कार्बोनेट्स मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर में अगर किसी कार्बोनेट की अगर है तो वो किसकी है, इस वाले की। मतलब वाशिंग सोडा जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, अदर जो कार्बोनेट होते हैं वो वाटर इनसोल्यूबल करैक्टर वेरी करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया इसका प्रिपरेशन करैक्टर। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके यूज की। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं, क्या क्या यूज हैं। एक एक यूज आप देखते जाना, जो जो यूज इसके अंदर हैं वो यूज मैं आपको समझाता जाऊंगा। क्या क्या यूज के अंदर यूज है, प्रेजेंस है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो पहला यूज, वो सर पहला यूज इसका जो होता है वो सर इसका फर्स्ट यूज है क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। मतलब समझ गए ना, कपड़े को साफ सुथरा रखने के लिए क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, और खासकर तो कपड़े को साफ रखने के लिए किया जाता है किसका यूज, वाशिंग सोडा का। खासकर कहाँ पर, जो ग्रामीण रूरल जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज के अंदर क्या करते हैं, इसका ज़्यादा यूज होता है वाशिंग सोडा का। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कहता है कि सर इसका जो यूज होता है वो डिटर्जेंट केक, अरे डिटर्जेंट की टिक्कियाँ आती है ना, साबुन भी आती है। ठीक है, डिटर्जेंट केक एंड डिटर्जेंट का पाउडर भी आता है, सर्फ एक्सेल की टिक्की भी आती है, तो कॉमन सी बात है पाउडर भी आता है। तो उसके अंदर बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। नेक्स्ट यूज क्या है, नेक्स्ट यूज होता है इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये जो परमानेंट हार्ड वाटर होते हैं। ठीक है, जो परमानेंट हार्ड वाटर जो होते हैं ना, उनकी हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंस होती है उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा हार्ड वाटर के बारे में बता देता हूँ। परमानेंट हार्ड वाटर वो होते हैं जिसके अंदर, जिस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंस अगर होते हैं ना, तो वो पानी होता है हार्ड। मतलब कैल्शियम का Cl2 CaSO4
MgCl2 MgSO4। तो जिस पानी में ये प्रेजेंस होगा उस पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस क्या होगी, प्रेजेंस होगी। मतलब ये हार्ड वाटर वो होते हैं जो दो टाइप का वाटर होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जो साबुन के साथ में क्या देते हैं, लेदर देते हैं। मतलब झाग अगर जो देता है साबुन के साथ में वो सॉफ्ट वाटर, और जो साबुन के साथ में झाग नहीं देते हैं वो हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में हमने ये वाले टाइप पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। मतलब ये वो हार्ड वाटर रहते हैं जिनके अंदर हार्डनेस जो होती है वो परमानेंट रहती है, वो इजीली क्या नहीं होती, रिमूव नहीं होती। तो उसके रिमूव करने के लिए हम स्पेशल कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर डिटर्जेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर इन कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर कैल्शियम का क्लोराइड में कैल्शियम अलग और क्लोरीन अगर अलग हो जाता है किसके यूज से, वॉशिंग सोडा के यूज से, तो पानी के अंदर हार्डनेस रिमूव हो जाएगी और वो पानी साबुन के साथ भी, एक परमानेंट हार्ड वाटर भी साबुन के साथ में झाग देना या लेदर फॉर्मेशन करना का कर देगा, शुरू कर देगा। तो ये इसके अंदर भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और लास्ट इसका जो यूज होता है वो होता है ग्लास इंडस्ट्री। कहाँ यूज होता है लास्ट इसका जो यूज होता है ग्लास एंड पेपर जो इंडस्ट्री होती है, जहां कागज और ये बनते हैं, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में भी क्या होता है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, यूज होता है। तो ये बात करी हमने यहाँ तक वॉशिंग सोडा की यूज की। तो आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में इसमें कंटिन्यू है। तो सिंपल सी चीज़ें, वो कॉमन सी बात है। तो ये सिंपल साल्ट थे जो अपने को डेली लाइफ में कहाँ कैसे यूज होते हैं, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जो जनरली जो पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये जो हमने बात की थी यहाँ तक, तो ये साल्ट जो है जनरली क्या हो गए हैं, यहाँ तक फिनिश हो गए हैं। तो जनरली जो साल्ट थे हमारे पास में। अब एक इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The water of crystallization, the water of crystallization की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल या एक पर्टिकुलर साल्ट के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो करेक्टली कहने का मतलब सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस जो होता है वो ये ऐसा प्रोसेस होता है वो जिन साल्ट के अंदर, ठीक है, वो जिन साल्ट के अंदर अगर वाटर अगर प्रेजेंट है, जिन साल्ट के अंदर अगर क्या है, वाटर अगर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अगर प्रेजेंस है, मतलब जो हाइड्रेट साल्ट होते हैं, वो हाइड्रेट साल्ट कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला टर्म बोलते हैं। तो मतलब कॉमन सी बात है कि बहुत से ऐसे साल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, और वो साल्ट किस फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, हाइड्रेट साल्ट के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। तो कॉमन सी बात ये है कि जिन साल्ट के अंदर वाटर एज ए हाइड्रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसका ये टर्म क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इफेक्ट एक पर्टिकुलर क्रिस्टल की कलर प्रॉपर्टी भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने ब्लू विट्रोल तो सुना होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट और 5H2O, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो यहां क्या कर रहा है कि सर यहां पर
हाइड्रेट के प्रेजेंस होने की वजह से इसकी जो कलर प्रॉपर्टी वो कैसी है, ब्लू कलर की प्रॉपर्टी शो करता है। किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, ब्लू कलर की प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। और जैसे ही मैं इस कॉपर सल्फेट को क्या करता हूं, गर्म करता हूं, इसको हीट करता हूं, तो यहां पर कॉपर सल्फेट का ये जो पेंटाहाइड्रेट कंपोनेंट है ये क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों ये जो ब्लू विट्रोल जो कंपोनेंट है वो अपनी हाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है वो लूज कर देता है और ये क्या बच जाता है, कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही ये ब्लू विट्रोल वाला गर्म करने पर अपनी वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा, तो जैसे ही इसने वाटर मॉलिक्यूल लूज करे तो ये कॉपर सल्फेट कंपोनेंट की कलर प्रॉपर्टी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और ये कलर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रे विद व्हाइट कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रे विद व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करना शुरू कर देगा। कौन, ये एनहाइड्रस जो साल्ट है वो। ठीक है, एनहाइड्रस जो साल्ट है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर देगा, ग्रे एंड व्हाइट कलर की। पर क्या कहता है कि जैसे ही मैं इस एनहाइड्रस साल्ट को वापस से अगर मैं हाइड्रस में चेंज कर दूं, मतलब वापस से इस एनहाइड्रस को अगर मैं हाइड्रेट के साथ में रिएक्शन करवा करके इसको वापस से अगर मैं हाइड्रेट में अगर चेंज कर दूं, हाइड्रेट साल्ट में चेंज करता हूं, तो ये ग्रे व्हाइट से अपने आप को चेंज कर देगा। किसके अंदर, किसमें चेंज कर देगा, वही ब्लू विट्रोल या ब्लू कलर में यहाँ क्या हो जाएगा, कलर साल्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब कॉमन सा टर्म यहाँ पर ये क्लियर ये निकल के आ रहा है कि वाटर की प्रेजेंस पे वाटर की होने की वजह से एक साल्ट कंपोनेंट की कलर प्रॉपर्टी में क्या आता है, वेरिएशन आता है कि वाटर के प्रेजेंस होने से कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट कलर प्रॉपर्टी एज ए क्रिस्टल जो है, साल्ट जो है एज ए क्रिस्टल का करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव होते हैं तो उसकी कलर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो मैंने यहाँ पर ब्लू विट्रोल में, तो जो मैंने यहाँ पर किसमें देखा है, ब्लू विट्रोल में देखा है कि भाई कॉपर सल्फेट था, कलर कैसा था, ब्लू कलर का था, गर्म किया, वाटर लूज करता है। जैसे वाटर लूज करता है तो इसका हाइड्रेट कंपोनेंट एनहाइड्रेट में चेंज हो गया। जैसे एनहाइड्रेट में चेंज होगा तो ये ब्लू कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रे और व्हाइट में। और फिर कहता है कि जब मैं इस ग्रे और व्हाइट के अंदर फर्दर से इसका रिहाइड्रेशन करवाऊंगा, वापस क्या करवाऊंगा, इसका रिहाइड्रेशन जब हम इसका करवाएंगे तो ये अपने आप को चेंज किसमें कर लेगा, हाइड्रेट साल्ट में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और जैसे ही हाइड्रेट साल्ट में चेंज होगा तो इसका ग्रे व्हाइट कलर फर्दर वापस से किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू विट्रोल या ब्लू साल्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या कहलाता है, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टर्म कहलाता है। मतलब वाटर की प्रेजेंस होने से एक साल्ट क्रिस्टल कंपोनेंट की कलर प्रॉपर्टी में क्या आता है, वेरिएशन आता है, कहने का मतलब। तो जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो आई होप यहाँ तक ये टर्म आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो है कल और हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास जो कल भी लेंगे, तो कल ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे टर्म बचे हुए हैं, फर्दर कुछ रिवाइज हैं, एसिड और बेस रेडिकल वगैरह की रिवीजन है छोटे छोटे डिफाइन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और एक हम पीओपी और जिप्सम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कल मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, इसके बाद में हम इस चैप्टर की कुछ एनसीईआरटी वगैरह तो मैं असाइनमेंट दूंगा। उसके बाद में मैं तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा में प्रॉब्लम था पीरियोडिक टेबल वाला, वो मैं एनसीईआरटी बुक से फर्दर रिवाइज करवाऊंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।